हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस श्रृंखला में हम आपसे बात कर रहे हैं पीईबी में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चंस के बारे में, और ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक युग्मनज निम्न के कारण निर्मित होता है। जायगोट के बारे में पूछ रहा है, जैसे जायगोट को युग्मनज भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखा जाए तो बात करें आपसे युग्मनज होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेल और फीमेल, तो मेल फीमेल, मेल से जो आते हैं वह कहलाते हैं शुक्राणु। ठीक है, और फीमेल से जो आते हैं वह कहलाते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर जो बनता है वह बनता है युग्मनज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जायगोट के नाम से। एक बार हिंदी में पूछा गया था इस तरीके से, जायगोट करके ऐसे दे दिया था। ठीक है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था। और एक बार पीईबी में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले वर्ष में, उसमें युक्ता के नाम से पूछ लिया था कि युक्ता क्या है। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर बनता है युग्मनज। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो वो है 46। और यहाँ पर अगर जोड़ी में बात करें, अगर वो बात करें आपसे युग्म में, ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। ठीक है, पुरुष में यदि हम आपसे बात करें यहाँ पर, तो पुरुष में जो होते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, और फीमेल यानी कि महिला में जो होते हैं एक्स और एक्स होते हैं। पुरुष से अगर एक्स गुणसूत्र आता है और महिला से एक्स आता है तो एक्स और एक्स, तो लड़की का जन्म होगा। और पुरुष से यदि वाई आता है और महिला से एक्स, तो लड़के का जन्म होगा। ठीक है, यानी कि महिला से तो हर कंडीशन में कौन सा आएगा, एक्स ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण यानी कि जो जेंडर डिसाइड करता है वह किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो वह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये याद रखें। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि युग्मनज निम्न के कारण निर्मित होता है। तो यहाँ पर देखो, पृथक्करण हुआ, विखंडन हुआ और विभाजन हुआ, ये तीनों लगभग एक जैसा ही अर्थ रख रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फ्यूजन यानी कि संलयन। क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जायगोट बन रहा है। सेम यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ, जैसे कि सूर्य का हम दे सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन होता है। हालांकि वो जो प्रोसेस है साइंस की वो अलग है, और यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा है वो आपसे, तो इसे याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है। यानी कि कोई एक बच्चा है, अगर वो विचलित व्यवहार कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण, व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण, पहचान, दम्भ और सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण, सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण। तो ऐसा व्यक्ति अगर विचलित व्यवहार जो करता है वह कर रहा है, तो उसका रीजन है व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण। अगर वो अपनी इच्छाओं का दमन कर रहा है तो इस वजह से उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा 16 को 61 लिखे और बी को डी में भ्रमित होता है तो यह संभवतः किसका मामला है, अधिगम अक्षमता, दबाव की प्रतिक्रिया, मानसिक असमर्थता और शारीरिक अक्षमता। तो ये जो प्रॉब्लम है वह है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने में अक्षमता। ठीक है, अगर इसे 16 को 61 पढ़ रहा है, अगर उसने पढ़ने की कहा कि पढ़ने की क्षमता, तो आप बता दें यहाँ पर पढ़ने की बात करेगा तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये पढ़ने की क्षमता होती है। अगर उसने 16 को 61 पढ़ा, बी को डी पढ़ा, तो अगर उसने इसी को 16 को 61 लिखा, बी को डी लिखा, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखा, अगर लिखने की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका अग्रेफिया, और यहां पर एक और होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का निम्न उद्देश्य है। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है जो एनसीटीई है, एनसीटीई का मेन एम क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। शैक्षिक कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना, अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना, कॉलेजों का परिवेक्षण तथा निगरानी करना, शैक्षिक कॉलेज खोलना। इसका जो आंसर है वह है अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना, टू प्रमोट रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। ये याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद
जिसे NCERT के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो स्थापना हुई वह किस वर्ष हुई? 1960, 1962, 1961, 1963। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई वह हुई थी 1961 को। ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर बच्चों के लिए जो बोर्ड होता है, यानी कि जो उनकी किताब वगैरह तैयार करता है, वह होता है SCERT। तो कई बार पूछ लिया भी जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या कर देता है, बस राष्ट्रीय की जगह राज्य लगा देता है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य की बात होती है तो राज्य आ जाएगा, यहाँ पर वो SCERT होगा। सेंट्रल की बात कर रहे हैं, नेशनल की, तो नेशनल में बात होगी NCERT होगा। दोनों में अंतर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा में सामने की ओर शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए छात्रों की पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है? समूह चर्चा, प्रत्यक्ष निर्देश, अप्रत्यक्ष निर्देश, छात्र केंद्रित। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, अगर बच्चे शिक्षक की तरफ मुंह करके डायरेक्ट बैठ रहे हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। तो देखिए, मूल्यांकन में अगर हम बात करें तो CCE आपने पढ़ा ही होगा, जिससे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, जिसे सतत व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन के बारे में, व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें मतलब मिली हुई रहती हैं? सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को, और शैक्षिक विषय। तो देखिए, जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। ठीक है। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक भी लिखा है, तो यही इसका थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों की वर्ग की इनके द्वारा दी गई, यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स। तो जो टैक्सोनॉमी है ये तो दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा, ब्लूम ने दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं? हाँ, डायरेक्ट आप देखकर लगा सकते हैं, BS ब्लूम। अधिगम क्या है? अधिगम के बारे में बात करते हैं। शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अधिगम का भावनाओं से बहुत मामूली संबंध होता है। अधिगम शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र होता है। तो स्वाभाविक बात है भाई, अधिगम जो है वो शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक मुख्य एजेंसी है। परिवार किस चीज का? श्रेष्ठ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। तो परिवार जो है वह अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, यानी कि परिवार में अनौपचारिक शिक्षा। इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। औपचारिक शिक्षा यानी कि जहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठकर शिक्षा प्रदान की जाए वह औपचारिक शिक्षा, जिसका उदाहरण कहलाएगा आपका विद्यालय। और जहाँ पर कैसे भी कहीं से भी शिक्षा प्राप्त हो आपको, वह अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो परिवार जो है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है। और औपचारिक शिक्षा में पूछेगा तो विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग, और सामाजिक मध्यस्थता, सामाजिक संदर्भ और सामाजिक प्रभाव। तो हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं, जब वो हमें निर्देशित करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है। जैसे कि एक नया नाम दिया है व्यापम ने, मचान के नाम से भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक यथार्थ, नैतिक पसंद, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। यानी कि जब आप ऐसी स्थिति में फंसे हों कि आप सही को चुने या गलत को चुने। जिस प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें जो व्यक्ति था वह सोच रहा था कि चोरी करूं या नहीं करूं। मतलब आप किसी भी चीज़ की दुविधा में फंसे हों, वहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हों। आप अगर एक तरफ सोच रहे हैं चोरी कर लेता हूँ तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन चोरी नहीं की तो ऐसा हो सकता है। यानी कि जब आप कोई भी एक डिसीजन ना ले पाएँ, ठीक है, तो वो जो स्थिति कहलाती है वो कहलाती है मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा।
और जब आप किसी भी चीज़ का फाइनल क्या कर लेते हैं, उस चीज़ का सिलेक्शन कर लेते हैं कि आपने कहा कि चलो चोरी करना ही ठीक है क्योंकि उससे उसकी पत्नी की जान बच गई, तो वह कहलाएगा आपका नैतिक तर्कणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। एमसीक्यू टाइप्स में बात कर रहा है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस का कौन सा टाइप है इनमें से, सॉरी अच्छा ये है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है? पुनराधिगम, पुनरावृत्ति, याद और अभिज्ञान। तो देखिए जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास चार, उन चार ऑप्शन में से हम क्या कर पाते हैं, रिकॉग्निशन कर पाते हैं, उसमें से हम चीज़ों का अभिज्ञान कर पाते हैं, उसमें से चीज़ों को पहचान पाते हैं कि ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इससे हमारी ये चीज़ क्लियर होती है, रिकॉग्निशन, अभिज्ञान। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज किस चीज़ को सक्षम बनाएगी? विद्यार्थियों के बेहतर मूल्यांकन करें, और विद्यार्थियों को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझें और पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो ये जो आता है वो आएगा अंडरस्टैंड द पीपल्स बेटर, विद्यार्थियों को बेहतर समझें। अगला क्वेश्चन है रोसा, हरमन रोसा ने स्याही के दफा परीक्षण दिया था और इसमें कहा था कि प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है बच्चा अपने पास? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। इसमें जो रख सकता है वो 5 मिनट तक रख सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।